हेलो एवरीवन, दिस इज हितेश भैया। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी? तो भैया जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 10 2026 में अपना पेपर देने वाले हैं, हिंदी की ये क्लास प्यारी साथी पूरी देख लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता देने वाला हूँ हिंदी की एक ऐसी क्लास है ये जिसमें मैं आपको हिंदी को कंप्लीट पूरा एक ही क्लास के अंदर कराने वाला हूँ। ठीक है, आपको बिलीव नहीं होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर पहले सारी चीज़ें जो मैं लेकर के आया हूँ स्टडी मटेरियल, मैं आपको सब कुछ दिखा देता हूं। देखिए यहां पर जो भी चीजें हैं, अगर आप एक बार पेपर से पहले, एग्जाम से पहले तैयार कर लेते हैं प्यारे साथी, मेरी गारंटी है कि हिंदी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस पूरी क्लास को देखना और पूरी वीडियो को देखना, क्योंकि वीडियो को देखोगे और साथ में चीजों को नोट करोगे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि हिंदी में आप बड़े ही आसानी से बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस स्कोर कर सकते हो। हिंदी बहुत आसान है, केवल जिस तरीके से मैं आपको बताता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सबसे पहले भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि देखिए हिंदी बहुत आसान है, केवल पढ़ना आना चाहिए कि हिंदी को हमें किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इस क्लास के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, हिंदी जो होती है हमारी प्यारे साथी टोटल 2 भागों में आती है। सबसे पहले क्या होता है कि हिंदी में हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या आते हैं? बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, आपके पेपर में टोटल 20 नंबर के एमसीक्यू पूछे जाते हैं, तो मैं आप लोगों को ऐसे एमसीक्यू करा देने वाला हूं जो कि 100% आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाले हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करा देने वाला हूं जो 100% आने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा भाग आपके हिंदी में आता है प्यारे साथी, वर्णात्मक क्वेश्चंस, यानी वर्णात्मक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपको मैं बता देता हूं कि वर्णात्मक क्वेश्चंस में जो जो चीजें मैं बता दे रहा हूं, जिन तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आप इस तरीके से तैयार कर लेते हो ना, तो वर्णात्मक क्वेश्चंस आते हैं टोटल 50 मार्क्स यानी 50 नंबर के। और मेरी गारंटी है कि आप 50 में आसानी से 45 से 46 नंबर ले आओगे। क्लास को पूरी देख लेना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, एक एक करके मैं आपको सारे टॉपिक कराने वाला हूं। ठीक है, तो प्यारे साथी सबसे पहले हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, और सभी प्रश्नों को एग्जाम से पहले कहीं ना कहीं नोट जरूर से कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं अपने पहले प्रश्न की बात करता हूं तो देखिए यहां पर हमारे एमसीक्यू सीरीज का पहला क्वेश्चन दे रखा है कि गबन उपन्यास है। प्यारे साथी यहां पर क्वेश्चन हमारा जो गबन एक रचना है, ठीक है, ये जो उपन्यास है, सबसे पहली बात इसकी विधा हमारी उपन्यास है, तो कह रहा है कि गबन उपन्यास किसकी रचना है? तो प्यारे साथी याद कर लेना, मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है कि धर्मयुग के संपादक कौन थे? बहुत ही ज्यादा रिलेटेड और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर मैं धर्मयुग की बात करता हूं प्यारे साथी, तो इसके संपादक हो जाएंगे धर्मवीर भारती। देखिए धर्म से धर्म और धर्म से धर्मवीर, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो कि लॉजिक लगा करके आसानी से आप तैयार कर सकते हो। अगर आपको रटने में दिक्कत होती है तो आप लोग क्या कर सकते हो, लॉजिक लगा के याद कर सकते हो, जैसे धर्मयुग तो धर्मवीर भारती। ओके, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? तो ये भी काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप लोग इसको वेरी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस को लगा लेना, ताकि आप बोर्ड एग्जाम्स में जब देने जाएं तो आपको पता चल सके कौन कितना इंपॉर्टेंट है। हालांकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो आनंद कादम्बिनी की यदि मैं बात करता हूं तो इसके बिल्कुल सही संपादक हो जाएंगे प्यारे साथी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हैं, पर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि उसने कहा था ये किस विधा की रचना है? तो प्यारे साथी अगर मैं इसके विधा की बात करता हूं तो ये कहानी विधा की रचना है। ठीक है, इसी के अलावा अगला क्वेश्चन देखिए दे रखा है कि रस मीमांसा के लेखक कौन है? यदि मैं रस मीमांसा की बात करता हूं तो हमेशा याद कर लेना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लगभग देख लेना ये क्वेश्चन हर बार प्रीवियस ईयर में आता है। ठीक है, तो मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूं इसके। ठीक है, तो ऑप्शन में देखो यहाँ पर महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, निराला और मुंशी प्रेमचंद्र दे रखा है, पर इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे साथी? प्रेमचंद्र इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कह रहा है कि कौन सा कवि यहां पर अष्टछाप का नहीं है? तो अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथी कौन सा ऐसा कवि है जो अष्टछाप का कवि नहीं है प्यारे साथी, तो यहां पर हमारा बिल्कुल सही आंसर धर्मवीर भारती आप लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आता है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो अगर मैं बात करता हूं कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला नोट करिए, महाकवि भूषण की रचना कौन सी है?
देखिए भूषण की अगर मैं बात करता हूं तो शिवा भावनी इनकी रचना हो जाएगी, तो आप इसको बिल्कुल सही लगा लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। आगे अगला क्वेश्चन आप नोट करेंगे, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है। देखिए जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं ना प्यारे साथी, ये सारे क्वेश्चंस आपके PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने सारे क्वेश्चंस आपके लिए ढूंढे हुए हैं, तो बेहद खास और बेहद इंपॉर्टेंट हैं, और इनको ना बोर्ड एग्जाम से पहले कहीं ना कहीं नोट जरूर कर लेना, ताकि एग्जाम जब आए तो उससे पहले इन सभी क्वेश्चंस आप रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो साहित्य लहरी के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहां से प्यारे साथी सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये सभी रचनाएं आपकी सूरदास जी की हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वीर गाथा काल के कवि हैं। तो अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथी वीर गाथा काल की, तो हमेशा याद कर लेना वीर गाथा काल में भूषण का नाम। ठीक है, भूषण का नाम हमेशा याद कर लेना कि भूषण जो कवि थे प्यारे साथी, ये हमारे वीर गाथा काल के एक महत्वपूर्ण कवि थे। ठीक है, चलिए आगे नोट करते हैं। आगे मैं आपको सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराने वाला हूं, तो सभी के सभी प्रश्नों को नोट जरूर कर लेना भैया। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिप्रति सुनी उकसाही अकुसाही। ठीक है, देखिए यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो एक पंक्ति दे रखी है कि प्रतिप्रति सुनी उकसाही अकुसाही दे की दशा हरिगन मुस्काही। ठीक है, तो यहां तक ये पूरी हमारी पंक्ति है। कह रहा है कि इस पंक्ति में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है। तो अगर मैं बात करता हूं इसमें कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है प्यारे साथी, तो आपको पता चल रहा होगा कि यहां पर कह सकते हो कि हंसने की प्रवृत्ति हो रही है, मतलब कि हंसने की प्रवृत्ति यहां पर हो रही है। तो इस प्रकार से मैं यह कह सकता हूं कि यहां पर जो हमारा रस होगा प्यारे साथी, यहां पर हमारा अगर मैं रस की बात करता हूं तो हास्य रस आपका यहां से आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर यहां से हमारा क्या हो जाएगा भैया, राइट आंसर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हास्य रस। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव सभी को पता होना चाहिए, रति होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन, और कह रहा है कि भैया ये जो पंक्ति दे रखी है, इस पंक्ति में हमारा कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। रूपक है कि उत्प्रेक्षा है कि श्लेष है कि उपमा है। देखिए मेरे प्यारे भाई, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, तो यहां पर आप रूपक को कर लेंगे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रोला में कितनी मात्राओं पर यति होती है। अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथी रोला छंद की, है ना, रोला छंद की यदि मैं बात करता हूं और अगर मैं बात करता हूं उसमें कितनी मात्राओं पर यति होती है, तो हमेशा याद कर लेना यति जो होती है प्यारे साथी 11 और 13 मात्राओं पर होती है। कितनी, 11 और 13 मात्राओं पर। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि परिहार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो अगर मैं सबसे पहले उपसर्ग की बात करता हूं प्यारे साथी, तो उपसर्ग वह शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ जाते हैं, जो किसी शब्द के आगे जुड़ जाते हैं और नया शब्द बना लेते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, और प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़ जाते हैं और नया शब्द बना लेते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। यदि मैं यहाँ से अगर अपने सही आंसर की बात करता हूँ प्यारे साथी, तो देखिए यहाँ पर परिधनहार होगा, तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि भाई कह सकता हूँ कि परि हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर आप लोग ए को बिल्कुल सही कर लेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो बात करते हैं भैया अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो यदि मैं अमृत के पर्यायवाची शब्द की बात करता हूं तो इसका बिल्कुल सही आंसर आपका अमीय हो जाएगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो अमीय होता है एक तरीके से ये भी एक अमृत का रूप होता है, तो वहां से मैं इसका पर्यायवाची शब्द भी कह सकता हूं। चलिए आगे बात करते हैं तेसाम। अगर मैं तेसाम की बात करता हूं तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि तेसाम जो है ये तद से लिया गया एक शब्द है। ठीक है, तद का एक विभक्ति और वचन है। तो आपसे मैं ये कहूंगा कि जो तद है ना, तद के जितने भी विभक्ति हैं उनको तैयार कर लो प्यारे साथी, और इसके जितने भी वचन हैं उनको तैयार कर लो। मेरी गारंटी है कि अगर आपने केवल तद के पुल्लिंग शब्द के सारे विभक्ति वचन तैयार कर लिए तो भैया 1 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। क्योंकि देखिए तेसाम कितनी बार पूछा गया मैं आपको बता नहीं सकता हूं। तेसाम 2025 के लगभग 2 से 3 सेट में आया था ये क्वेश्चन, और मैं इसी वजह से कह रहा हूं 2026 में तेसाम वाला क्वेश्चन जरूर आने वाला है। ठीक है, तो तेसाम जो
तेसाम शब्द है प्यारे साथी, ये तद के पुल्लिंग शब्द से लिया गया एक शब्द है और हमको इसका क्या बताना है, विभक्ति वचन बताना है और इसका वचन बताना है। तो चलिए बात करते हैं इसके विभक्ति वचन की। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका षष्ठी बहुवचन। ठीक है, मतलब षष्ठी विभक्ति और बहुवचन यहां पर हमारा वचन हो जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आप लोग डी को बिल्कुल सही कर लेंगे। इसके बाद यदि मैं बात करता हूं अपने 18 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए यहां पर 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शब्दों का व्यवस्थित और व्याकरणिक क्रम कहलाता है। बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है और याद रख लेना मेरी बात, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं अगर आपने तैयार कर लिए मेरे भाई बोर्ड एग्जाम से पहले, तो आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस बात की आपकी हितेश भैया की गारंटी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना भैया, और अपने उस मित्र तक इस क्लास को शेयर कर देना जो आपका सबसे अच्छा मित्र है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कि यहां पर जो शब्द होते हैं उनका व्यवस्थित और व्याकरणिक क्रम जो होता है वह क्या कहलाता है, तो देखिए यहां पर सबसे पहले तो ये आप लोग सारे ऑप्शन को हटा लीजिए। ठीक है, सारे ऑप्शन हटा लीजिए। यहां पर इसका अगर मैं सही आंसर बात करता हूं, व्यवस्थित और व्याकरणिक जो क्रम होता है प्यारे साथी वह कहलाता है वाक्य विन्यास। क्या कहलाता है? वाक्य विन्यास कहलाता है। ठीक है, तो ये जो वाक्य विन्यास है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि अगर आपके पेपर में ये वाला ऑप्शन दिखाई पड़ता है तो आपको इसको सही लगा के आना है, बाकी जितने भी आपके ऑप्शन दिखते हैं वह आपको गलत होंगे, वह आपके सही ऑप्शन नहीं होंगे। चलिए, उम्मीद है मुझे पूरी कि आपने प्रश्न को बहुत अच्छे से नोट किया होगा। अगला प्रश्न नोट करिए, मेरी यूरोप यात्रा क्या है भैया? तो मेरी यूरोप यात्रा एक यात्रा वृत्तांत है। ये किसकी रचना है? तो ये राहुल संकृत्यानंद जी की रचना है। किसकी? राहुल संकृत्यानंद जी की रचना है। प्यारे साथी नोट कर लेना, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर बार आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। मेरी यूरोप यात्रा किस विधा की रचना है? तो यात्रा वृत्तांत है ये। चलिए 20 नंबर प्रश्न नोट करिए, शुक्ल युग मतलब शुक्ल युग के, ठीक है शुक्ल युग कर लीजिए, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार का नाम बताना है। तो भैया चलिए ऑप्शन देखते हैं, फिर इसके बाद बताते हैं कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है। तो यदि मैं यहां पर बात करता हूं प्यारे साथी, तो देखिए रांगी राघव दे रखे हैं, भगवती चरण वर्मा दे रखे हैं, धर्मवीर भारती दे रखे हैं, मन्नू भंडारी दे रखे हैं। प्यारे साथी यहां से हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्यारे साथी यहां तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए, अगर आपने ये 20 क्वेश्चंस अगर आपने तैयार कर लिए तो आप लोग देखना 20 में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं कि अगर आपने ये क्लास पूरी देख ली तो हिंदी में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि हिंदी में हमारे पेपर में क्या क्या आता है। ठीक है, चलो भाई अब मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे टॉपिक जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं प्यारे साथी, पूरे 50 नंबर के। कितने नंबर के? 50 नंबर के। और मेरी गारंटी है कि अगर आपने ये 50 नंबर के क्वेश्चंस जिस तरीके से मैं बताने वाला हूं अगर आपने वो तैयार कर लिए ना, तो आप इजीली 70 में 60 प्लस या फिर 65 स्कोर करके आने वाले हो। ठीक है, तो चलो भाई सबसे पहले बात करेंगे कि 50 नंबर में कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले यदि मैं बात करता हूं तो यहां पर अगर आप देखोगे तो 50 नंबर में मेरे प्यारे भाई सबसे पहले आपको तैयार करने हैं महत्वपूर्ण गद्यांश। ठीक है, आपके पेपर में पहला ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण गद्यांश का। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण गद्यांश का, मतलब आपके पेपर में पहला प्रश्न ही गद्यांश का आता है। ठीक है, तो आपसे मैं यह कहूंगा कि आपने केवल ये 3 चैप्टर के गद्यांश तैयार कर लेने हैं। सबसे पहला चैप्टर है मित्रता, दूसरा है ममता और तीसरा है भारतीय संस्कृति। अगर आपने केवल ये 3 चैप्टर के गद्यांश तैयार कर लिए मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं कि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है गद्यांश से, और 5 नंबर आपके पूरे फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि 2 नंबर का आता है संदर्भ। ठीक है, 2 नंबर का आता है संदर्भ, मेरी बात को अच्छे से समझ लेना। 2 नंबर का संदर्भ आता है, 3 नंबर की व्याख्या आती है। तो मेरे प्यारे भाई ठीक है, 3 नंबर की व्याख्या आती है। तो अगर आपको पूरे 5 नंबर फिक्स करने हैं ना, तो ये 3 चैप्टर के जितने मैं गद्यांश बताने वाला हूं उन गद्यांशों को एक एक करके नोट कर लेना। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग अपने चैप्टर जो हमारा है ममता। ठीक है, ममता चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण गद्यांशों को नोट करना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए सबसे पहला गद्यांश नोट करिए कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कुसंग का ज्वर, ये कहीं पर भी आपको दिख जाए इस वाले गद्यांश को जरूर तैयार कर लेना। ये गद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट है कुसंग का ज्वर वाला। ठीक है, चलिए
अगला तैयार करिए हम लोग, ठीक है, यहां से देखिए हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो मिल जाए वो वैसा बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको देखना आपकी बुक में या तो क्वेश्चन बैंक में ये गद्यांश आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे भाई इस गद्यांश को कहीं से भी बुक से क्वेश्चन बैंक से ढूंढ करके तैयार जरूर से कर लीजिएगा। 2026 यानी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके गद्यांश 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। और मेरी गारंटी है कि अगर आपने ये गद्यांश तैयार किए तो आपको यही के यही सारे गद्यांश पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तीसरे अगर मैं अपने इंपॉर्टेंट गद्यांश की बात करता हूं तो तीसरा गद्यांश हमारा है कि यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोग में एक जैसी चीजें पाई जाएं, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोगों का तीसरा गद्यांश तैयार कर लेना है, ठीक है। तो ये 3 गद्यांशों का सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको अगले चैप्टर के महत्वपूर्ण गद्यांश बताता हूं भाई। तो प्यारे साथी अगला चैप्टर आप लोग नोट करिएगा ममता, ठीक है। ममता चैप्टर हमारा दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर कौन सा था? मित्रता। पहला चैप्टर प्यारे साथी था मित्रता, दूसरा चैप्टर है प्यारे साथी ममता, और तीसरा चैप्टर आपका भारतीय संस्कृति। तो मैं आपको एक एक चैप्टर जो भी इंपॉर्टेंट है उनके सारे गद्यांश को करा रहा हूं। आप केवल स्क्रीनशॉट लेकर के इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेना, ठीक है। मेरी गारंटी है कि हिंदी में आप लोग बड़े आसानी से नंबर ले आने वाले हो 60+, क्योंकि हिंदी बहुत आसान होती है, ठीक है। सबसे सरल सब्जेक्ट ही हिंदी होता है, इस बात को याद रख लेना, ठीक है। अगर मैं महत्वपूर्ण गद्यांश की बात करता हूं तो देखिए सबसे पहले आपको ये गद्यांश तैयार करना है, दूसरा आपको ये गद्यांश तैयार करना है, और आपको तीसरा ये गद्यांश तैयार करना है। कुछ नहीं करना, संदर्भ 2 नंबर का आता है, एक बार में तैयार हो जाएगा। 3 नंबर की जो व्याख्या आती है, व्याख्या को तैयार कर लोगे। अगर आपने व्याख्या को स्टोरी की तरह समझ लिया, स्टोरी की तरह व्याख्या को समझा, तो मेरे प्यारे भाई आप लोग व्याख्या भी बहुत जल्दी तैयार कर लोगे, ठीक है। तो काशी के उत्तर में धर्मचक्र, विहार, मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक गद्यांश आपके पेपर में देखने को मिलेगा, ऐसा गद्यांश कुछ काशी के उत्तर में। तो ऐसे गद्यांश अगर दिख जाता है ना तो उसको जरूर नोट कर लेना और तुरंत तैयार कर लेना उसको, ठीक है। इसके बाद दूसरा कि अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, ठीक है। तो इस तरीके का गद्यांश आपको दिखेगा और आपको तुरंत तैयार कर लेना है, ठीक है। तीसरा है कि मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना करनी चाहिए, ठीक है। आपको ये वाला गद्यांश तैयार कर लेना है। तो ये टोटल 3 गद्यांश आपको ममता चैप्टर के अंदर मेरे प्यारे भाई आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेने हैं, ठीक है। चलिए आगे अगर मैं बात करता हूं, 1 मिनट, तो अगर मैं आगे बात करता हूं तो भारतीय संस्कृति चैप्टर को देखो। अगर मैं भारतीय संस्कृति चैप्टर की बात करता हूं प्यारे साथी, तो यहां पर जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश हैं, तो सबसे पहला गद्यांश है, मैं तो यही समझता हूं कि यदि हमें अपने समाज और देश में, ठीक है, फिर डॉट डॉट करके, ठीक है, तो बीच में कुछ आपको पेपर में मतलब बीच वाला जो भी मटेरियल है वो आपको सारा नोट नहीं करना होता है, केवल स्टार्टिंग के कुछ शब्द और अंतिम के शब्द नोट करने होते हैं पेपर में, ठीक है। तो वही से भी मैं यहाँ पर नोट करके लाया हूँ, केवल आपको बस स्टार्टिंग का ये इतना मिलाना है, और आपको अगर ये मिल जाता है गद्यांश तो तुरंत आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके बाद ये वाला नोट कर लो, आज विज्ञान मनुष्यों के हाथ में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, इसका उपयोग किसी चीज़ को उठाने और किसी चीज़ को गिराने में हो रहा है, ठीक है। फिलहाल आप लोग इसको नोट कर लेना। और ऐसा गद्यांश और इस तरीके के दोनों गद्यांश आपको कहीं पर भी किसी भी बुक में दिख जाते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप क्वेश्चन बैंक आपके पास है तो क्वेश्चन बैंक में, है ना, ये सारे के सारे गद्यांश आपको देखने को मिल जाएंगे, वहां से गद्यांशों को आप तैयार कर लेना। अगर आपको क्वेश्चन बैंक में गद्यांश ये नहीं मिलते हैं मेरे प्यारे भाई, तो आप लोग कुछ मत करना, गूगल में जाना, ठीक है, गूगल में जाना और इन सारे के सारे क्वेश्चन को डायरेक्ट सर्च कर लेना। बस स्क्रीनशॉट ले लेना ना, डायरेक्ट जाकर के सर्च कर लेना, कुछ नहीं होगा, आपको डायरेक्ट इनके आंसर मिल जाएंगे, है ना। फिर से मेरी बात को सुनना, स्क्रीनशॉट ले लेना सारे गद्यांशों का, ठीक है। गूगल में जाना और गूगल में एक लेंस वाला ऑप्शन आता है ना, जहाँ से चीज़ें सर्च की जाती हैं, तो गूगल लेंस में जाकर के सारे क्वेश्चंस को सर्च कर लेना, आपको संदर्भ भी मिल जाएगा और आपको व्याख्या भी मिल जाएगी, है ना मेरे प्यारे भाई। चलो भाई आगे बात करते हैं, आगे आपको क्या करना है, ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए यदि मैं मेरे अगले क्वेश्चंस की बात करता हूं प्यारे भाई, ठीक है, अगले क्वेश्चंस की, तो इसके अलावा 2 मैंने गद्यांश आपको करा दिए थे भारतीय संस्कृति के, तीसरा गद्यांश और तैयार कर लो भाई। वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त यह बात, ठीक है, और अंतिम शब्द हैं परिश्रम से समझ जाएगा। तो प्यारे साथी ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आते हैं मैंने वह सारे प्रश्न लिए हैं। अगर आपने एक भी प्रश्न छोड़ा तो ये समझ सकते हो कि वही क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है ना। तो आपको सारे प्रश्न तैयार करने हैं। चलिए इसके बाद अगर मैं पद्यांशों की बात करता हूँ प्यारे साथी,
तो पद्यांश आपके पेपर में भी 5 नंबर के आते हैं। पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करता हूं तो 2 नंबर का संदर्भ होता है, तीसरा क्वेश्चन 3 नंबर की व्याख्या। 2 नंबर का संदर्भ आता है भैया, बहुत आसान तरीके से 1 मिनट के अंदर आप संदर्भ लिख लेंगे, और व्याख्या आपको कुछ नहीं करना होती। जो व्याख्या होती प्यारे भाई, है ना, व्याख्या के लिए आपको स्टोरी की तरह व्याख्या को सबसे पहले समझना है और फिर इसको स्टोरी की तरह तैयार कर लेना है। तो अगर मैं पद्यांशों के लिए बात करता हूं तो सबसे पहला सूरसागर, दूसरा स्वदेश प्रेम और तीसरा है चींटी चंद्रलोक में प्रथम बार। तो ये 3 चैप्टर के आपको जितने भी पद्यांश हैं मेरे प्यारे भाई, आपको सारे तैयार कर लेने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं सूरसागर चैप्टर की, तो देखिए सूरसागर चैप्टर में आपको ये सारे पद्यांश का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि ये सारे पद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला चरण कमल बंधु हरिराई जाकी कृपा पंगु गिरी लंबे अंधे को सब कुछ दर्शाई, ठीक है। तो ये जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार देखना ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, 2026 में देखना 100% ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरा है निर्गुण कौन देश को बासी मधुकर कही समझाहू सौदे बूझति साँच नहासी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इतने इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। इसके बाद तीसरा है कि ऊधो मन्ना भय 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग अवराधे ईस। देखना इन्हीं 3 को तैयार कर लेना, इन्हीं 3 में से आपके पेपर में आ जाएगा। बस इन्हीं 3 को तैयार कर लोगे तो इन्हीं 3 में से पद्यांश आपके पेपर में आ जाएगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं आगे की। तो प्यारे साथी अगर मैं आगे क्वेश्चंस की बात करता हूं तो यहां पर हमारा अगला पद्यांश का चैप्टर है स्वदेश प्रेम। और देखिए स्वदेश प्रेम में मेरे प्यारे भाई केवल 2 पद्यांश तैयार कर लेना। सबसे पहला पद्यांश है अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है, प्रत्यक्ष दिवाकर घूम घूम कर देख चुका है। और अंतिम शब्द है कि विजय घोष रणगर्जन, ठीक है, विजय घोष घण रणजन, ठीक है। अगला है कि विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर रखता अनुराग अलौकिक करता अपनी सफल जवानी को और प्राण न्यौछावर। तो अंतिम शब्द ये हैं प्यारे भाई। ऐसे करके कोई भी पद्यांश आपके क्वेश्चन बैंक में नहीं मिलते हैं तो कोई मत टेंशन मत लेना, गूगल लेंस में स्क्रीनशॉट लेकर सीधा सर्च कर लेना, व्याख्या मिल जाएगी और संदर्भ मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर है कि चींटी। अब देखो पद्यांशों का तीसरा मेरे प्यारे भाई चैप्टर है चींटी। तो चींटी में आपको ये 2 पद्यांश तैयार कर लेने हैं, ठीक है। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं संस्कृत के सभी महत्वपूर्ण गद्यांश। देखिए संस्कृत के सभी महत्वपूर्ण गद्यांश की यदि मैं बात करता हूं प्यारे भाई, तो याद कर लेना कि ये भी 5 नंबर के आते हैं। जिस तरीके से संस्कृत में हिंदी के गद्यांश पद्यांश आते सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी क्वेश्चंस होते हैं। अगर मैं यहाँ संस्कृत के गद्यांशों की बात करता हूँ प्यारे भाई, तो 2 नंबर का आता है संदर्भ, ठीक है, 2 नंबर का आता है संदर्भ। और प्यारे भाई 3 नंबर का यहाँ पर आता है हिंदी अनुवाद। 3 नंबर का क्या आता है? हिंदी अनुवाद आता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई आपको बताते हैं कि कौन कौन से संस्कृत के गद्यांश आपको तैयार करने हैं। चलिए देखते हैं और अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो प्यारे भाई सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये अपने जो 3 चैप्टर हैं, सबसे पहला है वाराणसी चैप्टर, दूसरा है भारतीय संस्कृति चैप्टर, तीसरा है प्रबुद्धो ग्रामीणा। तो प्यारे भाई ये 3 चैप्टर है ना बहुत अच्छे से रट लेना, क्योंकि ये 3 चैप्टर के क्या हैं संस्कृत के पद्यांश आपके पेपर में 100% आएंगे। संस्कृत के गद्यांश, पद्यांश नहीं गद्यांश, ठीक है। तो सबसे पहला है वाराणसी, दूसरा है भारतीय संस्कृति, तीसरा प्रबुद्धो ग्रामीणा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले वाराणसी चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश है। तो सबसे पहला ये गद्यांश नोट कर लेना, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी है ना प्रशंसति, है ना, अंतिम शब्द है प्रशंसति। दूसरा गद्यांश है कि वाराणस्याम प्राचीन काल देवा गहे गहे विद्याया द्वयम ज्योति घोततेत अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्यधारा अध्ययनम प्रचलति, ठीक है। तो ये जो हमारा है दूसरा गद्यांश है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। अगर मैं अपने तीसरे गद्यांश की बात करता हूँ प्यारे साथी, तो है इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली महात्मा बुद्धा तीर्थकरः पार्श्वनाथा शंकराचार्य सर्वत्र स्प्राण्यते, ठीक है, स्प्राहन्ते। तो मेरे प्यारे भाई ये 3 गद्यांश है ना, बार बार पद्यांश कह रहा हूँ। तो संस्कृत के ये हमारे पहले चैप्टर वाराणसी के 3 गद्यांश आपको नोट कर लेने हैं। इसके बाद भारतीय संस्कृति चैप्टर में प्यारे भाई ये 3 गद्यांश आपको नोट कर लेने, मानव जीवनस्य अस्माकं संस्कृति, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद मैं आपको बताता हूं तीसरा चैप्टर।
प्रबुद्धो ग्रामीणा चैप्टर के भैया ये वाला गद्यांश और ये वाला गद्यांश, जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लो। और इसके अलावा अगर मैं आगे बात करता हूँ प्यारे साथी, तो अब देखो यहाँ से मैं आपको संस्कृत के पद्यांश बताऊंगा। तो अभी मैंने संस्कृत के गद्यांश बताया प्यारे भाई, अब मैं आपको संस्कृत के पद्यांश बताऊंगा। मेरी बातों को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। संस्कृत के पद्यांश जो होते हैं प्यारे भाई, ये भी 5 नंबर के आते हैं। सबसे पहला आपका संदर्भ आता है, क्वेश्चन वही चीज, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है अनुवाद, हिंदी अनुवाद, ठीक है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, 3 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, तो टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है। चलिए भैया, सबसे पहले वाला ये वाला पद्यांश नोट कर लीजिए, दूसरा ये वाला पद्यांश नोट कर लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है। इसके अलावा अगर मैं दूसरे पद्यांश की बात करता हूँ तो है हतो वा प्रशस्य, हतो वा प्राप्स्यसि, स्वर्ग जित्वा भा भोच्यसे, महिमम निरासी, निर्ममो भूत्वा विगत ज्वारः, ठीक है। तो ये देखिए दूसरा पद्यांश है आपका संस्कृत का। अगर मैं अपने तीसरे पद्यांश की बात करता हूँ प्यारे साथी, तीसरा पद्यांश है कि उत्तरम यदि समुद्रस्य हिमादेश्चैव दक्षिणाम वर्ष तद भारतम नाम संताति, ठीक है। तो ये तीसरा है। इसके अलावा चौथा हमारा ये है किस्वद गुरुत्रम भूमे और किस्व दुचत्रम चाखात किस्वद, ठीक है। इसको आप देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। 5वां है मानव हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति काम हित्वार्थवान भवति लोभ। और इसके अलावा अगर मैं अपने 6 नंबर पद्यांश की बात करता हूँ संस्कृत के, तो है नीर क्षीर विवेके हंसालस्य, है ना। तो ये हमारा स्टार्टिंग के वर्ड्स हैं और ये हमारे अंतिम शब्द हैं। तो यहाँ से आपको जितने भी संस्कृत के सारे महत्वपूर्ण पद्यांश थे प्यारे साथी, आपको ये सारे के सारे पद्यांश नोट कर लेने हैं। और देखना जब आप 18 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जाओगे तो आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको सेम टू सेम यहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि आगे जो हमको तैयार करने हैं प्यारे भाई। अब देखो यहाँ से आपके पेपर में आता है जीवन परिचय। अब मेरे प्यारे भाई मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरीके से मैं आपको जीवन परिचय बताता हूँ, अगर आप इस तरीके से अपनी कॉपी में जीवन परिचय लिखते हो ना, गारंटी है पूरे नंबर मिलेंगे। तो जीवन परिचय सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 3 लेखक के जीवन परिचय अगर आपने तैयार कर लिए तो 5 नंबर आपके यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। कितने मार्क्स फिक्स हो जाएंगे? 5 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कि हमको लेखक का जीवन परिचय कैसे लिख के आने आया भैया, तो वह आप लोग यहां समझो। देखो सबसे पहले किसी भी टॉपिक पर अगर आप लिख रहे हो मेरे प्यारे भाई जीवन परिचय, तो हमेशा याद रखना कि आपको अपना जीवन परिचय ऐसे लिख के आना है कि एग्जामिनर देखते ही आपको पूरे नंबर दे दे। तो सबसे पहले ऐसा नंबर ऐसे लिखने के लिए प्यारे भाई आपको क्या करना है, जिस भी टॉपिक पर, जिस भी लेखक पर, जिस भी कवि पर जीवन परिचय लिख रहे हो ना, स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें लिख देना। जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, इसके अलावा अगर माता का नाम पता है तो माता का नाम भी मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज उसको छोड़ सकते हो। लेकिन जन्म और जन्म स्थान, पिता का नाम, इनकी रचनाएं और इनकी मृत्यु, ये 5 चीज़ें तो कंपलसरी लिख देना स्टार्टिंग में, ठीक है। पहला जन्म, दूसरा जन्म स्थान, तीसरा पिताजी का नाम, चौथा है इनकी महत्वपूर्ण जितनी रचनाएं हैं, स्टार्टिंग में 3 से 4 रचनाएं लिख देना, और इनकी जिस भी तारीख को मृत्यु हुई थी और जिस सन में हुई थी वह लिख देना। और स्टार्टिंग में अगर आपने 4-5 चीज़ें लिख दी तो एग्जामिनर ये देखते ही आपको पूरे 5 नंबर दे देगा, ऐसे करके, है ना। चलो भाई बात करते हैं कि कैसे जीवन परिचय आपको लिखना है। तो जीवन परिचय में आप लिखना प्रारंभ करेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था, और किस तारीख को हुआ था, किस सन में हुआ था, जरा ध्यान से समझना। 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। और यहाँ पर जो मैंने ये नीले से किया है ना प्यारे भाई, इसको आपको ब्लैक से करना है, और जो मैंने नीले काले से किया है इसको आपको नीले से करके आना है, ठीक है। जरा नोट कर लेना अच्छे से एकदम। तो ये चीज़ आपको ब्लैक पेन से करनी है। इसके अलावा इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था, तो इसको भी आपको ब्लैक पेन से करना है, जिनको हम लोग सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे, ठीक है। आगे देखिए, जयशंकर प्रसाद जी की शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ था, और कुछ समय के लिए जयशंकर प्रसाद ने अपना जो नाम था वह क्वींस कॉलेज में लिखाया था, किंतु वहाँ पर ये 8वीं तक ही पढ़ाई कर सके। और 12 वर्ष की जब ये अवस्था में थे, अल्पायु में थे, तो इनके पिताजी का देहांत हो गया था, जिसके कारण इनका जो अधिकांश जीवन था प्यारे भाई वह काशी में ही बीता था, है ना। और जयशंकर प्रसाद जी के अगर मैं देहांत की बात करता हूँ तो 15 नवंबर 1937 ईस्वी को इनका निधन हो गया था, यानी देहांत हो गया था।
और अंत में इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जैसे स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, विशाख और कंकाल और तितली झरना, ठीक है। और भी रचनाएं जैसे हैं, तितली हो गई इनकी, ठीक है, और इनकी झरना हो गई, ठीक है ना। इसके अलावा कंकाल तो लिखी गई है, तो ये सारी रचनाएं आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। महत्वपूर्ण इस तरीके से आप लोग इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि अगर इस तरीके से जीवन परिचय लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, है ना। इसके अलावा अगर मैं कवियों के जीवन परिचय की बात करता हूं तो सूरदास जी का जीवन परिचय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है पेपर में, इसको तैयार कर लेना, ठीक है भाई। इसके अलावा तुलसीदास जी का जीवन परिचय कवियों में, और रसकान का जीवन परिचय कवियों में, और महादेवी वर्मा, ऊपर मैं यहीं पर लिख देता हूँ सूरदास, ठीक है। तो अगर आपने सूरदास और तुलसीदास, ठीक है, रसकान और महादेवी वर्मा, ये 4 जीवन परिचय प्यारे भाई तैयार कर लिए, 5 मार्क्स बिल्कुल फिक्स। और लिखना कैसे, सेम वही तरीका महादेवी वर्मा का मैं आपको बताता हूं। ऐसे अगर आप लोग सारे कवियों के जीवन परिचय, सारे लेखक के जीवन परिचय तैयार कर लेते हो तो आपको मेरी गारंटी हिंदी के पेपर में जीवन परिचय में फुल मार्क्स मिलेंगे, बस इतनी गारंटी है। तो वही चीज़ जन्म स्थान, शिक्षा, रचनाएं, मृत्यु, सारी चीज़ें लिख लेनी है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको बताऊंगा नहीं, पढ़ूंगा नहीं, स्वयं से पढ़ लेना, बहुत आसान है, ठीक है। पढ़ना बहुत आसान है, स्वयं से पढ़ लेना। जीवन परिचय कैसे लिखना है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और अंत में अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर इनका जो मतलब देहांत हुआ था, निधन हुआ था 11 सितंबर 1987 को हुआ था महादेवी वर्मा का। अगर मैं जन्म की बात करता हूँ तो 24 मार्च 1907 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था प्यारे भाई। और याद कर लेना, माता जी का नाम हेमरानी था। पत्र लेखन हमारा अगला टॉपिक है, इनकी रचनाएं भी नोट कर लेना। तो ये सारी रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इनको भी नोट कर लेना। अगला टॉपिक हमारा है पत्र लेखन। प्यारे भाई पत्र लेखन 3 नंबर का आता है। बहुत सारे बच्चे पत्र लेखन नहीं कर पाते हैं। देखिए, पत्र लेखन तैयार करना आसान है, परंतु लिखना और भी ज़्यादा आसान है। अगर आपने लिखना सीख लिया ना तो आप पूरे में पूरे नंबर लाओगे पत्र लेखन में। तो जरा ध्यान से समझना मेरी बातों को। सबसे पहले ये जो हमारा पत्र है ये शहर की साफ सफाई के लिए है। किसके लिए? शहर की साफ सफाई के लिए। तो जो शहर की साफ सफाई का जो पत्र होता है प्यारे भाई, ये पत्र हमको लिखना होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ प्यारे भाई कैसे लिखना है, तो सबसे पहली बात तो ये शहर की साफ सफाई के लिए है। तो मतलब शहर की साफ सफाई के लिए किसको हम लोग पत्र लिखते हैं? तो पत्र हम लोग लिखते हैं अपने मुख्य नगर निगम अधिकारी को। किसको? मुख्य नगर निगम अधिकारी को हम लोग पत्र लिखते हैं। तो प्यारे भाई ऐसे लिखोगे, सेवा में लिखोगे। सबसे पहले पहली लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई, तीसरी लाइन ये हो गई, चौथी लाइन ये हो गई, 5वीं लाइन, 6ठी लाइन, 7वीं लाइन, 8वीं लाइन, 9वीं लाइन और 10वीं लाइन। अब जरा समझना मेरी बातों को, ठीक है। सबसे पहले लिखना स्टार्ट करना पहली लाइन सेवा में, बिल्कुल इस तरीके से आपकी कॉपी होती है ना, इस तरीके से। तो सेवा में लिखोगे, यहाँ से कॉमा लगाओगे, इतना सब कुछ छोड़ दोगे। सेवा में मत, जितना ये सब छोटा है सब छोड़ देना। दूसरी लाइन में कॉमा जहाँ से शुरू है जस्ट उसके नीचे से स्टार्ट करना, मुख्य नगर निगम अधिकारी। अब यहाँ से जितनी चीज़ें मैंने स्टार्ट की हैं सेम इसी तरीके से यहाँ से आपको नगर निगम अधिकारी को लिखना है। जिस भी जिले में रहते हो उस जिले का नाम, प्रयागराज लिख देना। प्रयागराज कहाँ पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है, तो लिख दोगे, मतलब ब्रैकेट में राज्य का नाम लिख दोगे। इसके बाद प्यारे भाई महोदय जो आप लिखोगे, सेवा में जिस लाइन से आपने स्टार्ट किया था सेवा में, सिर्फ वही कतार में आपको लिखना है महोदय, कॉमा लगाओगे। और मुख्य नगर निगम अधिकारी की जैसे लाइन आपने स्टार्ट की थी सेम उसी पोजीशन में आपको स्टार्ट करना। निवेदन है कि आजकल प्रयागराज की सड़कों की साफ सफाई व्यवस्था अच्छी नहीं है, नगर की सड़कों पर गंदगी फैली हुई है, नालियों में गंदा पानी सड़ रहा है जिसमें दुर्गंध के कारण अनेक बीमारियां फैल रही हैं। तो ऐसे करके आप पूरा पत्र स्वयं से बना करके लिख देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। पत्र बहुत आसान होता है, केवल लिखना आना चाहिए। इसको अच्छे से नोट कर लेना। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूं प्यारे भाई, तो दिनांक 10 तारीख 5वां महीना 2026, ठीक है, ऐसे कर देना। अगर 25 है तो 25 डाल देना। फिलहाल अगर बात करता हूं प्यारे भाई, इसमें और भी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं तो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि आपका आज्ञाकारी शिष्य विमल वर्मा, कक्षा 10A। आप चाहो तो यहाँ पर विमल वर्मा की जगह प्यारे भाई यहाँ पर आप लोग आ, बा और सा कर लेना। आ बा सा कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि टीचर को भी नहीं पता चलेगा कि ये किसी लड़के की कॉपी है या फिर किसी लड़की की कॉपी है, ठीक है। तो आ बा सा कर लेना, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर ही जो चीज़ें आपने लिखी हैं, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आबा सा, कक्षा 10, तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो प्यारे साथी, यहाँ पर आप नोट कर सकते हो। दिनांक के जस्ट दाएं साइड में, लेफ्ट राइट साइड में, यहाँ पर आपका आज्ञाकारी शिष्य, आबासा, कक्षा 10, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। और एक ही पेज में आपको पूरा पत्र अपना लिख के आना है ना। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर मैं बात करता हूँ प्यारे भाई, तो आगे हमारा अगला टॉपिक है निबंध।
अब देखिए, अगर मैं निबंध की बात करता हूं तो सेम उसी तरीके से निबंध भी एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप इसको लिखना सीख लेते हो ना तो आप इसमें पूरे नंबर ले आते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि निबंध को कैसे लिखना है। तो प्यारे भाई, निबंध सबसे पहले लिखने से पहले मैं आपको बता देता हूं, विद्यार्थी और अनुशासन, क्योंकि अनुशासन से संबंधित निबंध हर साल पेपर में आता है। बेरोजगारी समय भाई साहब क्या ही बताएं, यूपी की सबसे बड़ी समस्या है यूपी की बेरोजगारी। तो अगर आप यूपी में रहते हो तो यूपी की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी के ऊपर तो आपको डेफिनेटली बेरोजगारी के ऊपर जरूर आपको निबंध तैयार करके जाना है प्यारे भाई। इसके अलावा विज्ञान, अभिशाप या वरदान, इस पर भी तैयार कर लेना। और भारत में बढ़ती जनसंख्या एक विकराल समस्या, इसको तैयार कर लेना। तो मेरे हिसाब से मैंने ये 4 ऐसे निबंध लिए हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है कि 2026 में सबसे ज़्यादा ये एंटीसिपेटेड निबंध आपके रहने वाले हैं। फिलहाल अगर मैं बात करता हूँ इनको लिखना कैसे, निबंध कैसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है, तो प्यारे भाई ज़रा यहाँ ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले किसी भी टॉपिक पर आप जब निबंध लिख रहे हो, जैसे मैंने लिखा विज्ञान, अभिशाप या वरदान, तो लिखने से पहले जरा मेरी बातों को ध्यान से समझने का प्रयास करना। रूपरेखा आप हेडिंग ज़रूर से बना लेना, और रूपरेखा हेडिंग को लिखते समय जितनी भी आप हेडिंग लिखना चाहते हो सारी हेडिंग यहीं पर लिख लेना। जैसे कि सबसे पहली हेडिंग तो यहाँ पर आप लोगों को उपसंहार बनानी है। यहाँ पर उपसंहार नहीं बनी है, सॉरी, प्रस्तावना। तो सबसे पहले आप हेडिंग प्रस्तावना बनाएंगे, तो प्रस्तावना यहाँ नहीं बनी है, तो आपको सबसे पहली हेडिंग याद कर लेना कि आपको प्रस्तावना बना के आनी है। ये बहुत कंपलसरी हेडिंग होती है, प्रस्तावना। और अंतिम हेडिंग उपसंहार। पहली हेडिंग प्रस्तावना और अंतिम हेडिंग उपसंहार आपको ज़रूर से बना के आनी है। इसके अलावा दूसरी हेडिंग, ये फिर तीसरी है, ये चौथी है, ये 5वीं है, ये 6ठी है, 7वीं है और ये 8वीं। टोटल 8 हेडिंग यहाँ पर आपकी बनी हुई हैं। तो देखिए, पहली हेडिंग है विज्ञान और इसके आविष्कार, तीसरी यातायात के साधन, चौथी समाचार और संदेश वाहन, 5वीं है मनोरंजन, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, और 6th हेडिंग है औषध और शल्य चिकित्सा, 7वीं है विज्ञान या विनाशकारी स्वरूप, 8वीं हेडिंग है विज्ञान नए युग का वरदान, और अंतिम 9 हेडिंग है उपसंहार। तो मेरे हिसाब से कम आपको मिनिमम 5 हेडिंग और मैक्सिमम 8 से 9 हेडिंग भी बना के आ सकते हो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेडिंग है, कम से कम मिनिमम आपको कम से कम 5 हेडिंग तो बनानी है। और फिर उसके अंदर आपको लिखना प्रारंभ करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपने इस तरीके से अपना निबंध लिखा तो गारंटी है पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग बनाओगे विज्ञान और उसके आविष्कार, और उसमें कुछ इस तरीके से आप लिखना प्रारंभ करोगे कि विज्ञान मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। विज्ञान ने मानव की सोच, जीवन शैली और सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। आज का युग विज्ञान युग कहलाता है। बिजली हो गया, कंप्यूटर हो गए, इंटरनेट हो गया, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी चीज़ें कह सकते हो कि विज्ञान से ही आई हैं। आज हम जितनी टेक्नोलॉजी कर पा रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें साइंस के तहत ही आई हैं, है ना। और इसके बाद दूसरी हेडिंग है यातायात के साधन। तो विज्ञान ने यातायात के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। पहले जहां लोग पैदल या बैलगाड़ी से यात्रा करते थे, वहीं आज लोग रेल से, रेलगाड़ी से, मोटर गाड़ी से, ठीक है, हवाई जहाज से, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि जो भी सुविधाएं जिसके पास हैं अपनी चीज़ें से वह कर रहे हैं। फिलहाल आगे अगर मैं बात करता हूँ, अगला टॉपिक है, पॉइंट है आपका समाचार और संदेश वाहन। पहले के समय में क्या होता कि लोगों को पत्र में सारी चीज़ें मेंशन करनी होती थी अपनी चीज़ों को बताने के लिए। संचार के क्षेत्र में विज्ञान का योगदान अतुलनीय है। पहले समाचारों को पहुंचाने में कई दिन लग जाते थे, अब मोबाइल चल गए हैं तो तुरंत फ़ोन से बात हो जाती है। सारी आप अपनी कठिनाइयाँ, सारी दिक्कत तकलीफ़ें तुरंत आप अपने घर पर और आपके घर वाले आपसे शेयर कर सकते हैं। पर ऐसा पहले नहीं होता था। पहले के समय में क्या होता था कि आपको इतनी जल्दी चीज़ें नहीं होती थी। आपने कोई पत्र आज लिखा और आपने कुछ समय बाद उसको पोस्ट ऑफिस में जा करके दिया जाके, तो बहुत समय लग जाता था एक बार चीज़ को दूसरी जगह चीज़ों को पता करने में। पर वही चीज़ विज्ञान के आने से अब बहुत ही ज़्यादा संभव हो चुकी है ना। अगला पॉइंट है आपका मनोरंजन, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा। तो प्यारे भाई, यहाँ पर आपको क्या करना है कि कुछ विज्ञान ने मनोरंजन के साधनों को भी अत्यंत विकसित किया है। पहले के समय में क्या होता था कि टेलीविज़न चलती थी तो वहाँ पर कार्टून हुआ करते थे। आज के समय में कार्टून हट चुके हैं, बच्चे कार्टून वगैरह देखते ही नहीं हैं, और वही सारी चीज़ें रील्स, शॉर्ट वीडियो, इन्हीं सब चीज़ों में व्यस्त हैं। और पहले के समय में बहुत सारे जो बच्चे हुआ करते थे बाहर आउटडोर गेम्स को ज़्यादा प्रीफर किया करते थे, आउटडोर गेम खेला करते थे। पर आज के समय में आज के जो नए लड़के, मतलब नई जो जनरेशन आ रही है, वो इतना ज़्यादा आउटडोर में व्यस्त नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ
तो ये सारे पॉइंट आपको लिख लेने हैं और अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और हमारा अंतिम पॉइंट है उपसंहार। देखिए उपसंहार का मतलब होता है कंक्लूजन। उपसंहार का मतलब क्या होता है प्यारे भाई? कंक्लूजन। मतलब आपको इस निबंध से क्या कंक्लूजन मिला, आपने क्या निबंध से सीखा, हुआ सारी चीजें आप यहाँ लिखेंगे। तो अतः कहा जा सकता है कि विज्ञान आधुनिक युग का सबसे बड़ा वरदान है। इसके बिना आज का जीवन असंभव है। हमें चाहिए है, हमें ये करना चाहिए कि हमें अपनी चीज़ों को बदलना चाहिए। मतलब हमें विज्ञान के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कह सकते हो कि हमको जाना चाहिए। मतलब हम लोग जो हैं कि हमको एक ही दिशा में नहीं जाना चाहिए, हमको विज्ञान जैसी चीज़ों में भी अपना हाथ बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अपने कदम बढ़ाने चाहिए। तो उपसंहार ये भी आप लिख सकते हो। मतलब जो भी आपने चीज़ें सीखी वो आप उपसंहार में कंक्लूजन के रूप में लिख सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं अपने अगले टॉपिक की, मतलब हमारे अंतिम टॉपिक की, जो कि हमारे 50 नंबर के वर्णनात्मक क्वेश्चंस में आता है प्यारे भाई, वह होते हैं संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखिए आपके पेपर में संस्कृत से पाते प्रश्न, और मैं आपको बता देता हूं कि संस्कृत के जो प्रश्न होते हैं केवल 2 आते हैं एग्जाम में, और ये 2 क्वेश्चन 2 नंबर के पूछे जाते हैं, केवल और केवल 2 नंबर के। मेरे प्यारे भाई मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर आपने ये टॉप 10 क्वेश्चन तैयार कर लिए तो यहां से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न नोट कर लेना कि विद्या केन वर्धते, तो अभ्यासेन विद्या वर्धते। दूसरा है कि कीर्ति केन वर्धते, तो दूसरा है दानम कीर्ति वर्धते। तीसरा है कि भूमि गुरुतरा किम अस्ति, मतलब भूमि से बड़ा कौन होता है, तो भूमि से बड़ा हमारी माता होती हैं। ठीक, माता जी होती हैं। तो माता भूमि गुरुतरम अस्ति या फिर भवती, भूमि गुरुतरा किम भवती, तो माता भूमि गुरुतरा भवती, अस्ति होगा यहाँ पर। ठीक है, भवती नहीं अस्ति होगा। चौथा है कि वीरा केन पूज्यते, तो वीरा वीरेण पूज्यते। पांचवा है दानम काम वर्धते, तो दानम कीर्ता वर्धते, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आगे बात करता हूँ प्यारे भाई, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, तो वाराणसी नगरी जो है किसके बगल में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, किसके साइड में स्थित है, तो वाराणसी गंगाया कुले स्थिता अस्ति। वाराणसी जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला है 7 नंबर की दुमूर्ख। ठीक है, दुमूर्ख का आसीत, तो यहाँ पर लिखेंगे दुमूर्खा एक कहा चंडाला आसीत। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संस्कृति की दर्शी अस्ति, तो भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला वर्तेत। ठीक है, आगे आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 है कि वाराणसी के साम संगम स्थली अस्ति, तो वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। और अंतिम क्वेश्चन यहां पर हमारा है संस्कृत का कि राष्ट्रभक्त का अस्ति, तो राष्ट्रभक्त का अस्ति, तो चंद्रशेखर राष्ट्रभक्त अस्ति। ठीक है, तो इस तरीके से प्यारे साथी आज की इस क्लास, तो प्यारे साथी इस तरीके से आज की इस क्लास के अंदर मैंने क्या किया, क्लास 10 हिंदी के जितने भी टॉपिक थे मैंने आपको सारे टॉपिक एक क्लास के अंदर समाप्त किए। मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, अगर आपने क्लास को पूरा देखा है तो केवल देखने से काम नहीं चलेगा मेरे प्यारे भाई, आपको क्या करना है कि सारे के सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं नोट जरूर कर लेना, इनकी नोट्स जरूर बना लेना। और मेरे प्यारे भाई मैं आपको बता देता हूं कि मैंने आपके लिए हिंदी की एक ऐसी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली है मेरे प्यारे भाई, अगर आप उस लिंक पे क्लिक करोगे ना, मेरी गारंटी अगर आपने लिंक पर क्लिक किया तो आपको मिलने वाली है एक ई बुक। अब मेरे प्यारे भाई मैं आपको बता देता हूँ ई बुक है किस तरीके की। देखिए ई बुक एक तरीके से कोर्स है, ई बुक एक तरीके से कोर्स है। उसका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, प्राइस इतना कम है कि आपने भी सोचा नहीं होगा। प्राइस केवल आपका मात्र 15 रुपए। अब देखो जरा ध्यान से समझो, आप लोग कोर्स परचेस करते हो 500 के, 600 के, 2000 रुपए के, मतलब बहुत सारे टीचर अपने हिसाब से जितने का भी कोर्स लेते हैं, और बच्चे इतने समझदार नहीं होते, मैच्योर नहीं होते, तो वह क्या करते हैं कि ये कोर्स परचेस कर लेते हैं। घर वाले भी सोचते हैं कि हाँ भाई बच्चा पढ़ रहा है तो वो कोर्स परचेस करवा देते हैं। बट मेरी टीम ने मिलकर आपके लिए प्यारे भाई हर एक सब्जेक्ट की एक अलग से ई बुक रेडी की है, और ई बुक में आपको मिलेंगे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे IMP टॉपिक, सारे IMP MCQ क्वेश्चंस, लगभग 300 क्वेश्चन, मतलब 300 ऐसे क्वेश्चंस अगर आपने तैयार कर लिए ना, हिंदी के 300 ऐसे क्वेश्चंस, तो मेरे प्यारे भाई आपको मेरी गारंटी कि 20 में 20 क्वेश्चंस आपको यहां से मिल जाएंगे। इसके अलावा गद्यांश पद्यांश जो भी टॉपिक हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मात्र इस ई बुक जो 15 रुपए की ई बुक है इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है कि 15 रुपए मेरे लिए कुछ नहीं है तो आप ले सकते हो, और अगर आपको लगता है 15 रुपए तो बहुत है यार,
तो फिर आपके लिए नहीं है। तो आप अगर चाहते हो कि भैया इतने मिनिमम अमाउंट में, ना के बराबर अमाउंट में लेना चाहते हो, तो जाकर के एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना और अपने भैया की इस वीडियो को पूरा देखना।